हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो हम करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्या सीलिंग दी गई हैं, क्या क्या लिमिट्स दी गई हैं जिसके अंडर आप कंपनी में अपने KMPs को रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, कंपनसेशन उनको पे कर सकते हैं। तो उसके अंदर दो सर्कमस्टांस बनते हैं। एक तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की कंपनी प्रॉफिट करवा रही है और उस बेसिस के अंदर कितनी लिमिट है, तो उसके बेसिस पे आपको देखेंगे। एंड सेकंड सर्कमस्टांस बनता है कि कंपनी के एडिक्वेट प्रॉफिट्स है ही नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग में है या फिर प्रॉफिट बहुत कम है, तो उस केस के अंदर आपको रेम्यूनरेशन किस मैनर में देना है। तो सबसे पहले 200 सेक्शन 200 के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। 200 गाइस बेसिकली डील करता है इस बारे में कि अगर कंपनी के एडिक्वेट या नो प्रॉफिट्स हैं तो उस केस के अंदर कंपनी कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकती है कि कितना रेम्यूनरेशन, कितनी इनकम उनको पे करनी है। तो उस केस के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है कि क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं। तो गाइज वो है कि कंपनी अपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में देगी। देन कंपनी देखेगी कि रेम्यूनरेशन और कमीशन अगर वो इंडिविजुअल किसी और कैपेसिटी के अंदर कंपनी से कमा रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल मेदांता की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर कोई एक बहुत सीनियर डॉक्टर है जो कि इन कैपेसिटी ऑफ डॉक्टर ही इज़ मेकिंग मनी, ही इज़ अर्निंग इन फीस, ओके। एंड बीइंग अ पुराना डॉक्टर तो उसको अच्छे से इस बिज़नेस को जानता है, तो उसको एक डायरेक्टर की पोजीशन भी दी गई है, होल टाइम डायरेक्टर उसको अपॉइंट कर दिया गया है। तो ही इज़ ऑल्सो अ की मैनेजरियल पर्सनल। तो वो दोनों कैपेसिटीज़ के अंदर कंपनी के अंदर इनकम अर्न कर रहा है, एज अ डॉक्टर भी एंड एज अ होल टाइम डायरेक्टर भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा व्हेन कंपनी इज डिसाइडिंग टू पे लेस देन व्हाट दे शुड बी पेइंग इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। तो उस केस में वो ध्यान में रखेगी कि वो अदर कैपेसिटी में कितना पैसा अर्न कर रहा है। सो इफ़ ही इज़ अर्निंग सफिशिएंट मनी इन अदर कैपेसिटी, तो कंपनी चूज़ कर सकती है कि ठीक है, एज अ WTD ही माइट सेक्रीफाइस सम अमाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो रेम्यूनरेशन है या फिर जो कमीशन है वो किसी अदर कंपनी से कितना ड्रॉ कर रहा है। क्योंकि अगर कंपनी किसी को बहुत कम अमाउंट में उसकी रेम्यूनरेशन रिड्यूस करने जा रही है या कम करने जा रही है, उसकी इनकम कम करने जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको वो एडवर्सली उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, उसकी फैमिली की सर्कमस्टांस को इम्पैक्ट करे। तो अगर ही सफिशिएंटली अर्निंग फ्रॉम अदर कंपनीज, तो कंपनी कंसिडर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है। तो क्या उसको एक्चुअल में उसकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, वो जस्टिफाई करता है उसको ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो पे की जा रही है। अगर नहीं करता तो उसके लिए अमाउंट को रिड्यूस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा कंपनी के लिए। सो ये इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो उसके बाद कुछ अदर प्रेस्क्राइब्ड पर्पज़ दिए हुए हैं। तो उसके अंदर देखा है जैसे कि फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, कितना उन्होंने कमाया है, कितना उन्होंने गवाया है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस, यानी कि जिस बंदे को पैसा दिया जा रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस उसके रेम्यूनरेशन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, ये पॉइंट इसमें देखा जाएगा। एंड देन देख रहे हैं इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन विद द कंपनी, ओके, जिसके अंदर बात होती है कि आइडियली क्या कि कंपेयर किया जाता है उसके रेम्यूनरेशन को, डायरेक्टर्स को, विद दैट ऑफ अदर डायरेक्टर्स या बोर्ड और एम्प्लॉयज़। यानी कि अगर सेम कैपेसिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर का एग्जांपल लेके चलें, तो सेम वे में अगर मान लो उसी KMP के अंदर हमने 2 डॉक्टर्स को रखा हुआ है, तो दोनों को रेम्यूनरेशन को कंपेयर किया जाएगा कि दोनों का काम कितना है और उसके प्रोपोर्शनेटली दोनों के रेम्यूनरेशन में डिफरेंस कितना आ रहा है। सो इसके बेसिस पे भी इसको डिसाइड किया जा सकता है। दीज आर सम अदर पैरामीटर्स गाइज जो उसके अंदर इन एडिशन टू, ये बेसिक पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर A से E तक। एंड अदर एंड E पॉइंट इज बेसिकली अदर मैटर, जिसके अंदर ये एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ पॉइंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सो गाइज इतना सा ही था सेक्शन नंबर 200, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात की गई थी कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अगर उनको पे किया जा रहा है, उसको कम अमाउंट में पे कर सकते हैं अगर कंपनी के पास लॉसेज हो रहे हैं या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और वो कम अमाउंट के लिए डिसाइड करते टाइम पहले क्या होता था, CG का अप्रूवल लेना पड़ता था, बट अब इफेक्टिव फ्रॉम 12/9/2018 वो कंडीशन भी यहाँ से हट गई है। कंपनी को CG का अप्रूवल लेने की नीड नहीं है। वो अपने बेसिस पे, बेस्ड ऑन कंसिडरिंग दीज सर्कमस्टांसेस, दीज सिचुएशंस, कंपनी अपने आप से डिसाइड कर सकती है कि उसको रेम्यूनरेशन कम देना है या नहीं। ये कंपनी की कॉल अब बन चुकी है। सो गाइज नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये है सेक्शन नंबर 197, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बारे में। तो यहाँ पर 2 लिमिट हमारे पास आने वाली है। एक तो ओवरऑल लिमिट आएगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक सीलिंग आएगी कि आप कितना पे कर सकते हैं एक KMP को। एंड उसके बाद आने वाली है एक लिमिट, तो ये जो जितनी भी दी गई है यहाँ पर, ये लिमिट्स हैं ओवरऑल लिमिट्स। एंड उसके बाद हमारे सामने आने वाली है अगर नो प्रॉफिट के केस के अंदर ये कुछ लिमिट्स आएगी कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस केस के अंदर बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल आप कितना उनको मैक्सिमम अमाउंट पे कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल लिमिट गाइज। तो ओवरऑल लिमिट के अंदर केस के अंदर ये कहा जाता है कि 11% इज़ द ओवरऑल लिमिट, ओके, दिस इज द मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट जो आपको पे कर सकते हैं। किन के लिए है? मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेबल बाय पब्लिक कंपनीज,
टू डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है पब्लिक कंपनी की जिनके डायरेक्टर्स या फिर यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं होल टाइम डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर्स जो कि विद हैविंग सब्सटेंशियल पावर्स, एंड उसके बाद हमारे पास आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इन सब की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो किसी पब्लिक कंपनी है जिसके पास ये सब हैं, तो ओवरऑल लिमिट उनके लिए है 11% की, मैक्सिमम आप 11% उनको रेम्यूनरेशन के फॉर्म में इन सब को मिला के पे कर सकते हैं। दिस इज गाइज, दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, दिस इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल, दिस इज नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन, दिस लिमिट इज फॉर ओवरऑल। यानी कि अगर मेरे पास WTD भी है, MD भी है, मेरे पास मैनेजर भी है हैविंग सब्सटेंशियल पावर्स, तो उन सबको मिला के आई कैन पे 11% मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। ओके, अब यहाँ पर देखा गया है कि ऑफ ये 11% अगर हम जो बात कर रहे हैं किसकी है, ये नेट प्रॉफिट की है। और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 198 जो कि हम आगे देखने वाले हैं। एक्सेप्ट दैट द रेम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर शेल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जब ये कैलकुलेशन हम कर रहे होंगे तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो रेम्यूनरेशन है जो उनको देने वाले हैं उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वो चीज़ हम जो उठाने वाले हैं नेट प्रॉफिट, वो विदाउट डिडक्टिंग द रेम्यूनरेशन निकाला जाएगा, ताकि उसको बाद में कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे उसको निकाला जा सके। ओके गाइज, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन टू शेड्यूल 5, यानी शेड्यूल 5 के प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि जनरल मीटिंग के अंदर ऑथराइज करके ओवरऑल सीलिंग को एक्सीड किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर सिर्फ जनरल मीटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है कि जनरल मीटिंग के अंदर आपको OR पास करना है या SR। तो जहाँ पर भी मैंशन नहीं होता वहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि OR से भी काम चल जाएगा। सो यहाँ पर मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि अगर आप जनरल मीटिंग के अंदर आप डिसाइड करते हैं और वो भी OR के थ्रू, तो इट्स टोटली अलाउड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है, रेम्यूनरेशन पेबल किया जा रहा है उसको, फॉर एग्जांपल देयर इज ओनली वन मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर, और उसको मैनेजर रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है, तो उस केस के अंदर 5% हो सकता है वो। ओके, 5% मैक्सिमम आप उसको पे कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ एक है, वो 11% की आपकी हट जाएगी। 11% उस केस में आता है जब मल्टीपल लोगों को आप पे कर रहे हैं, तो ओवरऑल लिमिट बनती है आपकी 11%। बस अगर एक ही है जिसको आप पे कर रहे हैं, तो उसको गाइस यहाँ पर बता दिया गया है कि आप 5% से ज़्यादा उसको पे नहीं कर सकते इन एनी सर्कमस्टांस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये भी 5% की लिमिट को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ ध्यान देंगे, अगर आप एक MD को पैसा पे कर रहे हैं और वो 5% से एक्सीड हो रहा है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा गया है कि SR पास करना है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें मेंशन कर दिया गया है कि SR पास करना ज़रूरी है, तो हमारे पास कोई एम्बिग्यूटी नहीं बची, तो करना है SR पास, तो करना है, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या वही अगेन होल टाइम डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, तो 10% की आपको लिमिट दी गई है। इस 10% को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड वो भी SR पास करके। तो यानी कि यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर आपके पास मोर देन वन WTD या मैनेजर या सब कुछ है, अगर ये सब हैं, तो उस केस के अंदर आपको अपना जनरल मीटिंग के अंदर सिर्फ अप्रूवल लेना है अगर आपको 11% को एक्सीड करना है। बट इन केस अगर आपको 5% या फिर आपको 10% को एक्सीड करना है, तो उस केस में आपको SR पास करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ गया OR का, एंड देन उसके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास SR के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर गाइस बात हो रही थी कि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा गया था कि डायरेक्टर्स थे और WTD अलग से मेंशन किया गया था। इसका मतलब नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स, यानी कि जो पूरी तरह से फुल टाइम वहाँ पर काम नहीं कर रहे, उनका भी 11% के अंदर रेम्यूनरेशन इंक्लूड किया गया है। तो अभी तक हमने 5% और 10% की बात कर ली, तो अब बचा क्या, 1%। सो लेट्स सी वो जो 1% बचा है ऊपर का, उसका क्या होगा। तो जो अगर रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर को, अगर कंपनी के पास पेवर टू डायरेक्टर्स हुआ, ऐसे डायरेक्टर्स को हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं जो कि MD नहीं हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं हैं, यानी कि जो फुल टाइम काम नहीं करते, तो उनको आप 1% ही पे कर सकते हैं ऑफ नेट प्रॉफिट्स, और वो 1% एक्सीड कर सकता है अगर SR पास किया जाए तो। इन केस ऐसे लोगों को ऐसे किसी बंदे को, ऊपर जो 1% की बात की गई थी वो एक सिंगल बंदे के बारे में बात की गई थी, बट अगर ऐसे लोग मोर देन 1 हैं, तो उस केस के अंदर यहाँ पर 3% की लिमिट आ जाएगी और उसके लिए भी SR पास करना पड़ जाएगा। तो गाइज इसको सिंपल करने के लिए अगर देखा जाए तो ये बात बन सकती है कि जहाँ पर 11% की लिमिट है, सिर्फ उस केस के अंदर आपको जनरल मीटिंग में OR पास करके काम चल जाएगा। बट उसके अलावा जितनी भी लिमिट्स हमारे यहाँ पर दी गई हैं, 5% की, 10% की, 1% की एंड 3% की, उन सब केसेस के अंदर आपको SR पास करना मैंडेटरी यहाँ पर
कर दिया जाता है। सो अगेन मैं रिपीट करूँ, अगर आपके पास ओवरऑल लिमिट दी गई है 11%, अगर आपके पास सिर्फ एक MD WTD है जो पूरी तरह से काम करते हैं तो उसको आप 5% दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट किया गया है, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं उनको 5% एंड 10% दिया गया है, और जो फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं उनको 1% एंड 3% दिया गया है। और इन 5, 10, 1 एंड 3 इन सबको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको SR पास करना पड़ेगा। आपको सिर्फ 11 को बढ़ाना है तो उस केस के अंदर OR जनरल मीटिंग के अंदर उससे काम चल जाएगा। अब यहाँ पर गाइस बताया गया है कि जो सिटिंग फीस डायरेक्टर्स को दी जाती है, यानी कि हर मीटिंग को अटेंड करने के लिए उनको एक सिटिंग फीस मिलती है जो कि 1 लाख रुपए तक होती है। तो वो जो सिटिंग फीस उनको दी जाती है, उस सिटिंग फीस को कैश रेम्यूनरेशन में इंक्लूड किया जाएगा? नहीं गाइस, जो सिटिंग फीस दी जाती है वो उनको एकोमोडेट करने के लिए दी जाती है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली अपना टाइम निकाल के हर चीज़ को साइड में रख के उस मीटिंग को अटेंड करने आते हैं। तो उस केस के अंदर वो इस रेम्यूनरेशन से असाइड है, उसको उनके रेम्यूनरेशन में उनकी इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन। ओके, अब यहाँ पर एक बात जी आ रही है कि इंस्टेंसेस टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है कोई तो उस केस के अंदर प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। किस चीज़ का? फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर आपने कोई डेट लिया हुआ है, ठीक है, डिबेंचर्स के फॉर्म में हो सकता है, डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है, अगर उसकी पेमेंट का आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो जो आप अगर लिमिट बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 5% से एक्सीड करना है SR पास करके, 11% से एक्सीड करना है OR पास करके, या कोई भी लिमिट आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया हुआ है इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और डिवेंचर्स और इस टाइप की किसी भी पेमेंट को, अपने डेट के रिगार्डिंग किसी पेमेंट का आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो उस केस के अंदर गाइस ध्यान से सुनेंगे, उस केस के अंदर आपको उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का, यानी वो बैंक हो सकता है, वो पब्लिक हो सकती है जिससे आपने डिपॉजिट लिया है, तो उनका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले बिफोर पासिंग द SR इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन। सो गाइज यहाँ तक ये पॉइंट था हमारा, हमने देखा जो कि बात करता है मैक्सिमम सीलिंग, ओवरऑल सीलिंग ऑफ रेम्यूनरेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसको ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, अगर आपको शॉर्ट में इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि ओवरऑल लिमिट यहाँ पर दी गई है। अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो दिस कैन बी, ओवरऑल लिमिट है आपके पास 11%, जो कि OR पास करके इंक्रीज़ करी जा सकती है। देन अगर हम सिर्फ बात करें फुल टाइम लोगों की, यानी फुल टाइम कैटेगरी में गाइज मैंने डाल दिया हमारे WTD को, हमारे MD को और हमारे मैनेजर को। तो अगर इनकी हम बात कर रहे हैं तो अगर एक है तो 5% फॉर अ सिंगल मैन या वुमेन, तो आपको SR पास करना है अगर उसको बढ़ाना है तो। अगर मोर देन 1 है तो 10% तक की सीलिंग लिमिट दी गई है और उसको बढ़ाना है तो SR पास करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें फुल टाइम से हटके, हम आ जाते हैं कि इनके अलावा अदर देन दीज पीपल, तो हमारे पास लिमिट आ जाती है, सिंगल बंदा है तो उस केस के अंदर 1%, जिसको इंक्रीज़ करने के लिए अगेन SR पास करना होगा। उसके बाद अगर वो मोर देन 1 है तो उस केस के अंदर 3%, जिसको मोर देन 1, जिसको अगेन इंक्रीज़ करने के लिए SR पास करना होगा। अब गाइज इन सारी सीलिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो वो हमारे पास आ जाती है सिटिंग फीस। सिटिंग फीस नॉट इंक्लूडेड। एंड उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि अगर आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिपॉजिट पे, डिबेंचर्स पे या इंटरेस्ट देयर ऑन पे कोई डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपको उन रिस्पेक्टिव पीपल से, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर पासिंग दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस, SR पास करने से पहले या फिर OR पास करने से पहले। तो यहाँ पर ये सिर्फ OR आएगा। सिर्फ OR किस केस में आएगा गाइज? 11% के अंदर, ओवरऑल लिमिट के अंदर। स्पेसिफिक आपको अगर किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ करना है तो वो that constitutes to bring in special resolution. So this is guys बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बट हाँ इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको प्रॉफिट दे दिया जाएगा तो मेक श्योर करना गाइस, सबसे पहले तो उसको डिडक्ट नहीं करना है, आपको प्रॉफिट डिडक्ट नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन को डिडक्ट नहीं करना है और बिना रेम्यूनरेशन डिडक्ट करे उस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और अगर वो परसेंटेज जो निकलेगी उसको फिर रेम्यूनरेशन से कंपेयर करना है। अगर रेम्यूनरेशन उस परसेंटेज के अंडर है देन अलाउड, अदरवाइज आपको आंसर देना होगा कि इस चीज़ को बढ़ाना है अगर आपको, तो आपको SR या फिर OR पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इस सीलिंग लिमिट के अंदर ही पे कर सकते हैं।
सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, एंड आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं नो प्रॉफिट या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट के सर्कमस्टांसिस के अंदर, एंड उसके बाद हम और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिसके अंदर रेजोल्यूशंस और ये सब चीज़ें पास करने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स लगती हैं, क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो काफ़ी प्रोसीजरल सा पार्ट है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।